नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे केदारनाथ की लड़ाई हार जीत पर आई। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। इसके तहत कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक मनोज रावत पर दाव खेला है, तो वहीं भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। मनोज और आशा दोनों ने ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। भाजपा कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव में नया प्रयोग न करते हुए अपने पुराने प्रत्याशी पर ही दाव चला है। साथ ही दोनों ही दल जीत के भी दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ के विधायक रह चुकी हैं और भाजपा के टिकट पर वो 2002 और 2007 में लगातार चुनाव जीती हैं, जबकि 2012 में भी भाजपा ने इन्हें टिकट दिया, लेकिन आशा नौटियाल चुनाव हार गई थी। वहीं 2017 में टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में उतर गई। हालांकि बाद में फिर भाजपा में वापसी हुई और पार्टी ने उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की बात करें तो मनोज रावत ने पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की थी और 2017 में प्रचंड मोदी लहर के साथ बाद भी वो केदारनाथ का चुनाव जीते थे, जबकि 2022 में चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहे थे। कुल मिलाकर मनोज रावत और आशा नौटियाल में चुनावी जंग होगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बता दें आपको कि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं। केदारनाथ की सीट बीजेपी का साख का सवाल है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसे जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी के खाते में ही ये सीट भी थी और अब जिस तरीके से प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं, कांचे की टक्कर जो है वो साफ तौर पर नजर आएगी। दोनों ही पार्टियों ने ज्यादा प्रयोग नहीं किया है। मनोज रावत जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और आशा नौटियाल जो कि बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। गिरिराज किशोर हिंदवान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। मीनाक्षी घड़ियाल, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मीनाक्षी जी स्वागत है आपका। अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सत्यवीर जी आपके साथ करती हूँ मैं। आशा नौटियाल जी 2 बार की पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, जहां कयास लगाए जा रहे थे कि छला रानी रावत की जो बेटी हैं उन पर ये दांव खेल सकती है बीजेपी, लेकिन आशा नौटियाल पर भरोसा जताया है। जी, केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय जो श्रीमती के आशा नौटियाल जी को वहां पे उम्मीदवार घोषित किया है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व और आशा नौटियाल जी को शुभकामनाएं देता हूं कि पिछले कई दशकों से जिस प्रकार से उन्होंने जनता के बीच में लगातार काम किया है और खासकर कि जब वो विधायक भी रही उसमें उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम भी किए और अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महिला मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए निरंतर जिस प्रकार की सक्रियता होनी चाहिए उस सक्रियता का उन्होंने उदाहरण भी दिया है और उसी का कारण है कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं का जिस प्रकार से हमको वोट परसेंट भी उत्तराखंड में चाहे 2022 के चुनाव में हो चाहे 2024 के लोकसभा के चुनाव में हो, वो हमको कांग्रेस से कई गुना अधिक देखने को मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार में जिस प्रकार से विकास के कार्यों को जनहितैषी योजनाओं को और लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और जनता के आशीर्वाद से केदारनाथ का प्रत्येक बूथ भाजपामय होगा, इसमें मुझे किसी प्रकार की भी दुविधा नहीं है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब से हमारी बड़ा दुखद विषय था कि हमारी जो पार्टी की जो दिवंगत शैला रानी जी का देहावसान हुआ था, उसके बाद से हमने आदरणीय मुख्यमंत्री ने वहां पर लगातार अपनी सक्रियता को और तेज किया। बाद में उन्होंने वहां पे कई घोषणाएं भी कही और ये भी कहा कि जब तक कि केदारनाथ विधानसभा को विधायक नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ का एक विधायक के तौर पर काम करूंगा। ये वहां के लोगों के लिए और शैला रानी के प्रति एक मैं कहूंगा कि श्रद्धांजलि थी कि उन्होंने वहां के केदारनाथ में चल रहे कामों को और इस समय वहां पर चल रही 4 धाम की यात्रा को जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में लिया, ये बहुत ही सुखद विषय था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां मैंने कहा जैसा कि वहां पर हमने कई ऐसे कार्य किए हैं 2013 की आपदा से लेके अब तक के जितने विकास कार्य थे हमने धरातल पर उतारने का काम किया और 22 ऐसी परियोजनाएं थी जो 2022 तक पूर्ण होनी चाहिए थी, वो हमने लक्ष्य से पहले पूर्ण कर दी। इस समय 188 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं वहां पे जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनको पूर्ण किया गया।
वहां पे चाहे ध्यान शिविर बनाना हो, चाहे वहां पे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को स्थापित कर, उनकी मूर्ति को स्थापित करना हो, वहां पर बड़े बड़े पंडाल बनाना हो, वहां पे धर्मशालाएं बनाना हो, तमाम वो कार्य किए गए। और चाहे ऑल वेदर रोड का जिस प्रकार से निर्माण हो, वहां पे तमाम वो कनेक्टिविटी के साधन, चाहे दूरसंचार के साधन हो, चाहे वहां पे सत्यवीर जी, अन्य ये तो आपने अपनी उपलब्धता गिना दी। सवाल तो उन पर उठता है जिन पर विपक्ष लगातार आपको घेरने की कोशिश कर रहा था, जिन मुद्दों पर। यशी जी, विपक्ष तो उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी देखने को मिलता है, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो। विपक्ष की भूमिका उत्तराखंड में कहीं भी नहीं दिखी है। वो केवल अपने 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 धड़ों में बटे हुए हैं। आपने देखा होगा कि हमारा तो अभी तक जब शुरुआत से लेके अभी तक, जब से उपचुनाव की घोषणा हुई या उपचुनाव से पहले ये नामों की चर्चा भी हुई, हमारे यहाँ से तो किसी प्रकार का आपको चर्चा का अवसर भी नहीं मिला कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने या अन्य किसी व्यक्ति ने अलग अलग लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। ये तो केवल कांग्रेस के ऊपर, मैं भी चर्चाओं में रहा, उसमें करण मेहरा जी की अलग लिस्ट गई, उनकी प्रभारी जो यहाँ की शैलजा जी है उनकी अलग लिस्ट गई, ऐसी हरियाणा सिंह रावत अपने आप कह रहे थे कि मैं भी दावेदार हूं। तमाम तरह के लोग थे जिनकी वहां पे लिस्ट गई। हमारे यहाँ से तो कोई चर्चा भी नहीं बनी कि मीडिया में कोई इस प्रकार की चर्चा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मूल्यों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी होती है वो अपने आप में जिस प्रकार से अनुशासन दिखाती है, वो आपने देखा होगा कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है और चुनाव के प्रत्याशी तक घोषित होने तक किसी प्रकार का भी आपको ये अवसर नहीं मिला कि भाई चर्चा का विषय बने। ये भारतीय जनता पार्टी के निर्माण से लेके और आज तक ये अनुशासन का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यात्रा तय करी थी वो अनुशासन से शुरू करी थी और आज अनुशासन पे पहुंची है। पारदर्शिता हमारी सरकारों में और हमारी संगठन में ये सबसे महत्वपूर्ण है। और केदारनाथ में मैं यशी जी पूर्ण विश्वास हूं कि मैंने कहा कि केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाओं ने जो केदारनाथ को एक ऐतिहासिक पटल पर प्रदर्शित किया है, आज वहां तमाम वो यात्रा के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। लोगों को समृद्धि और उनकी आर्थिक वापस आएंगे। गिरिराज किशोर इंदमान जी का रुख कर लेते हैं। गिरिराज जी, मनोज रावत पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है, ज्यादा दावपेच नहीं खेले हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक जो पूर्व विधायक रह चुके उनको ही टिकट दे दिया। यशी जी, हम लोग केदारनाथ उपचुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मनोज रावत जी, बाकी सबको म्यूट करिएगा प्लीज, जो हमारे कैंडिडेट होंगे। डिस्टर्बेंस हो रहा है। यशी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गिरिराज जी। मनोज रावत हमारे कैंडिडेट होंगे। आज नामांकन पत्र भी वो दाखिल कर चुके हैं। पूरी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी। करण महाराज जी के नेतृत्व में यशी जी चुनाव होगा, टॉप लीडरशिप साथ में होगी और एक कार्यकर्ता बूथ स्तर का निश्चित रूप से अपने को समर्पित भाव से कांग्रेस के लिए समर्पित होकर कार्य करेगा। यह निश्चित है विजयश्वरी की तरफ कांग्रेस पार्टी जाने वाली है यशी जी, और उसके पीछे मूल में बहुत सारे कारण हैं निश्चित रूप से। लेकिन एक बात मैं रखना चाहूंगा, जो भी भाजपा के प्रवक्ता अभी जो लगातार कटघरे में हमें खड़ा कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, सिर्फ फुटबॉल और अंतर कलह जो बता रहे थे। सत्यवीर जी, पहला टिकट हमने फाइनल किया है, ये देख लीजिएगा। सिर्फ फुटबॉल आप क्या था, धमकियां मिल रही थी कुलदीप रावत जी की तरफ से जो आपके पैनल में थे। आप इस चीज को छोड़िए, अब हम चुनाव की तरफ जो बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से यशी जी वोट के रूप में जनमानस का प्रतिशोध होता है। जो परिणति होती है वोट के रूप में होती है। और निश्चित रूप से जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र को भाजपा ने 7 वर्ष का शासनकाल हो गया इनका उत्तराखंड में शासित हुए इस समय भाजपा, इन लोगों ने जो उस जनमानस को दंश देने का कार्य किया है, निश्चित रूप से वहां का केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का जो जनमानस है वो पीड़ित है, कष्ट की मुद्रा में है। चाहे पंडा पुरोहित हो, चाहे निश्चित रूप से छोटे से छोटा व्यवसायी हो, जो वाकई आशान्वित होता है कि अपना यात्रा जब काल चलेगा तो उसमें अपने परिवार को फाइनेंशियली साउंड करेगा। इंफ्रा के नाम पे इन्होंने उनके घर जमींदोज कर दिए। निश्चित रूप से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में फ्लड जो भी आया, उस समय पूर्व आपदाग्रस्त क्षेत्र हुआ, लोगों के गरीबों के घर जो जमींदोज हो गए, निश्चित रूप से मुआवजा सरकार की तरफ से वहां नहीं पहुंचा। यशी जी, वो कैसे भूल सकती है जनता, वो जनमानस कैसे उस त्रासदी को भूल सकता है। आने वाला समय निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद होने वाला है।
परिणाम हमारे फेवर में जाने वाला है। और यशी जी, आज डरी हुई मुद्रा में भाजपा है। आज जो स्थिति है भाजपा की भयभीत है। आज जो स्थितियां हैं, 5-5 कैबिनेट मंत्री, आप स्वयं सोचिए, 5 पॉकेट्स को संभाले हुए हैं, 5 मंडलों को संभाले हुए हैं, जिन्होंने 3 माह पूर्व तक यशी जी वहां की सुध नहीं ली थी उस क्षेत्र की। आनंद फानन में मुख्यमंत्री जाते हैं तो घोषणाएं करके आते हैं, 40-41 घोषणाएं होती है, आप स्वयं सोचिए, जो इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी, कार्यान्वयन की तरफ नहीं जाएंगी यशी जी। ये इतिहास है भाजपा का। भाजपा की उपलब्धियां अगर हैं उत्तराखंड में, तो यशी जी 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे महिला अपराध के क्षेत्र में प्रदेश को लेकर आ गई है भाजपा। निश्चित रूप से महिला अपराध के क्षेत्र में जननी बन चुका है राज्य। बेरोजगारी चरम पे है इन 7 वर्षों में। डकैतियां, चोरियां जो लगातार हो रही है, चोरों का कोई अता पता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, कानून व्यवस्था फेल है। ये स्थितियां इस प्रदेश में है। ये झूठों की जमात है यशी जी। चलिए, पार्टी ठीक है, झूठ, छल और रिएक्शन सबके ले लेते हैं, उसके बाद उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मीनाक्षी गिरिराल जी, जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी यशी जी, ठीक है। जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, प्रत्याशी तो अच्छे ही होते हैं हमेशा। चाहे आशा नौटियाल जी की बात करें, चाहे मनोज रावत जी की बात करें, क्योंकि मनोज रावत जी भी भूमि कानून को लेके उन्होंने काफी इश्यूज उठाए और क्षेत्र के मुद्दों के लिए बात करते हैं, तो कैंडिडेट अच्छा होता है। लेकिन समस्या ये आती है कि जिन पार्टियों के अंदर वो लोग हैं, वो उनकी जो नीतियां हैं वो पहाड़ विरोधी नीतियां हैं, वो पहाड़ के अकॉर्डिंग नहीं सोचते हैं, जिस कारण इन लोगों की भी मजबूरी बन जाती है कि कहीं ना कहीं अपनी सीट बचाने के लिए ये मुखर होकर उन मुद्दों पे नहीं कार्य कर पाते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि भाजपा के जो लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि सिर्फ केदारनाथ विधानसभा में सिर्फ एक केदारनाथ टेम्पल है, उसके अलावा ये कहीं और की बात नहीं करते। ये जो जितनी भी कहानियां गाते हैं, सब गाते हैं, ये केदारनाथ टेम्पल की कहानी गाते हैं। लेकिन केदारनाथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कई गांव भी आते हैं, और वहीं अगर मैं बात करूं कि ऊखी मठ जैसा पर्यटक स्थल भी आता है, चोपता जैसा पर्यटक स्थल भी आता है, लेकिन अगर हम उनके डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे क्या डेवलपमेंट हुआ? अगर ये सिर्फ केदारनाथ को छोड़ दिया जाए, केदारनाथ में भी जबकि बहुत सी ऐसी समस्याएं जो है वहां के लोकल लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन केदारनाथ को छोड़ दिया जाए तो ऊखी मठ आज भी उसी स्थिति में, जबकि वहां पे शिव का एक इतना बड़ा मंदिर है जहां पे बाहर से लोग शादियां करने आते हैं। सोचिए अगर उसको भी एक पर्यटन स्थल की तरह बढ़ाया जाता या ऊखी मठ को भी बढ़ाया जाता, तो ये सारी चीजें जो है, ये तो सिर्फ 2 जगहों के मैं नाम बता रही हूँ कि केदारनाथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ केदारनाथ टेम्पल नहीं आता है, और भी अन्य गांव भी आते हैं जहां पे आज भी बेसिक सुविधाओं को लेके लोग परेशान है। जहां हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जितनी यहाँ पे जो इनकम है वो बढ़ रही है, वो लेकिन वहां के लोकल लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं वहां के लोकल लोगों को इन चीजों का फायदा होना चाहिए। लेकिन जो इस बार जो चुनाव के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की ये लोग कभी बात नहीं करते हैं, कि जब केदारनाथ जो हमारी आस्था का केंद्र है, वहां पर जो सोना चढ़ाया गया वो सोना गायब हो गया। वहां पर जो ऑल वेदर रोड की ये बात करते हैं, जब बरसात के टाइम पे उस ऑल वेदर रोड की धज्जियां उड़ जाती हैं, या 12 महीने की भी हम बात करें तो 12 महीने उन सड़क पे कोई नहीं चल पाता है। तो इस तरह की जो बहुत सी परेशानियां हैं वहां केदारनाथ में, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दे जो हैं जनता के सामने जाएं, और सबसे बड़े मुद्दे जो भू कानून और मूल निवास को लेके हैं, ये मुद्दे जनता के सामने जाएं और इन चीजों को लेके जनता वोट करे कि हम पिछले 24 वर्षों से हमारी स्थितियों पे क्या असर पड़ा है। ठीक है, हम भगवान की बात कर रहे हैं, हम हर चीज बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति पे क्या फर्क पड़ा है, रोजगार पे क्या फर्क पड़ा है, वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों के लिए क्या फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं, इन पे वोट करें। और इस बार हमारे जो कैंडिडेट है उन्होंने भी आज नामांकन भर दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता जो है क्षेत्रीय दल, जो हमेशा जनता के मुद्दों पे मुखर रहता है, क्षेत्रीय दल को चुनेगी और क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी को वोट करेगी। चलिए, अरुण शर्मा जी, कयास से गाए जा रहे थे, सारे अलग अलग कयास थे, काफी सारे नाम थे, और फाइनली 2 नाम निकलकर सामने आए, और मीनाक्षी गिरिराल जी ने बताया यूकेडी की तरफ से भी नामांकन किया गया है। लेकिन सवाल यह है, जो मनोज रावत जी और आशा नौटियाल जी को टिकट दिया गया है, इस पर सबसे पहले तो आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं इन समीकरणों को? अनम्यूट कीजिएगा अरुण शर्मा जी।
हाँ, मैं ये कह रहा था यशी की मीनाक्षी ने अपने कैंडिडेट का नाम नहीं बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट के नाम बताए और डॉक्टर वो डॉक्टर नाम। आशुतोष भंडारी, डॉक्टर आशुतोष अच्छा, भंडारी हमारे यहाँ से हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद, जी आपको बताना चाहिए था। जी चलिए, जी। कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि एक नया समीकरण बनेगा, क्योंकि इस प्रदेश की जनता भू कानून और मूल निवास पर लगातार लामबंद हो रही है और अलग अलग जगह पे जो रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उससे लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में बन रहा है। जी यशी, देखिए, केदारनाथ बहुत अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है और केदारनाथ को उसी तरह देखा जाता है जिस तरह अयोध्या को देखें या बनारस को देखें, उसी तरह केदारनाथ को भी देखा जाता है। अब स्थिति यह है कि केदारनाथ में अगर हम लगातार चुनावों का इतिहास देखें तो पहली विधायक इस कॉन्स्टिट्यूंसी की आशा नौटियाल बनी, दूसरी भी वही बनी, तीसरे में वो शैला रानी से हार गई और उसके बाद फिर शैला रानी जीती है और उसके बाद मनोज रावत जीते हैं 17 में। लेकिन 17 में जब आशा नौटियाल को टिकट नहीं मिला और शैला रानी को टिकट मिला था जो 16 में आई थी, तो आशा नौटियाल निर्दलीय लड़ी थी और निर्दलीय लड़ते में भी 12,000 वोट पाई थी। और जबकि जो कुलदीप रावत टिकट मांग रहे थे वो 13,000 वोट, पिछले 2 चुनाव से वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं निर्दलीय लड़ते हुए। और इस बार भी यह है संभावना कि कहीं कुलदीप रावत फिर से निर्दलीय के रूप में मैदान में आ जाएंगे। अब स्थिति यह है कि आशा नौटियाल का एक लंबा कैरियर हो गया, वो जिला पंचायत मेंबर रही है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रही है, उसके बाद विधायक रही है, तो जमीनी काम करने की एक लंबी उन्होंने दूरी तय की है। और जनता से संपर्क के मामले में मुझे पता है कि उनका व्यवहार जो है, उनके पति भी पत्रकार रहे हैं और वहां से पंजाब केसरी के रिपोर्टर रहे हैं, बहुत सौम्य स्वभाव के लोग हैं दोनों मियां बीवी। और वो उस सौम्य स्वभाव से और जनता पे लगातार संपर्क के चलते आशा नौटियाल आज इस स्थिति में है कि वो पार्टी छोड़ने के बाद दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी में आई तो पार्टी ने उन्हें महिला मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये उनकी उपयोगिता को देखते हुए किया गया था और मुझे लगता है कि ये टिकट जो इस बार मिला है, तमाम दावेदारों को किनारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से आशा नौटियाल पे दांव खेला है। जबकि अगर हम देखें तो 4 विधायक ऐसे हुए हैं उत्तराखंड में जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, चाहे वो प्रकाश पंत हो, चंदन रामदास हो, हरबंस कपूर हो और एक मुन्नी देवी भी थराली से विधायक बनी थी उनके पति की मृत्यु के बाद। लेकिन इस बार भाजपा ने बद्रीनाथ के अनुभव से सीखते हुए, क्योंकि बद्रीनाथ में एन चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले राजेंद्र भंडारी को शामिल कराया था पार्टी में और उन्हें टिकट दे दिया था उपचुनाव में, तो वो सबक लेते हुए, क्योंकि वहां जनता भी नाराज हो गई थी और पार्टी कैडर में नाराज हो गया था और राजेंद्र भंडारी को हार का सामना करना पड़ा था कुलदीप बुटोला के सामने, अगर आपको याद हो। तो वो सबक लेते हुए कि कहीं पार्टी का कैडर नाराज ना हो और जनता विरोध में ना चली जाए, इसलिए मुझे लगता है कि आशा नौटियाल को टिकट दिया गया है ऐश्वर्या रावत के ऊपर तरजीह देते हुए। दूसरी तरफ हम मनोज की बात करें, मनोज लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे थे और जब मनोज विधायक बने उस टाइम भी आज तक के रिपोर्टर थे, उसके इंडिया टुडे के रिपोर्टर। तो ये स्थिति थी मनोज की। और मनोज हमारे साथ पत्रकारिता करते करते राजनीति में धीरे धीरे आए और 17 में केवल और केवल हरीश रावत की कारण उनको टिकट मिला और वो जीत गए। हालांकि 22 में वो चुनाव हार गए, लेकिन 17 में विपरीत परिस्थिति, जब पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही थी, उस परिस्थिति में भी मनोज चुनाव जीत गए कांग्रेस से। तो लगातार मनोज भी वहां संघर्षशील है, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। अगर आपको केदारनाथ यात्रा याद हो कांग्रेस की, तो मनोज उसमें शामिल नहीं हुए थे,
वो ये कहते हुए कि हम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए यात्रा से बढ़िया जनता के बीच में जाना है। अगर आपको याद हो तो दोनों टिकट बहुत बढ़िया मिले, मजबूत मुकाबला होगा, बढ़िया मुकाबला होगा। और परिणाम तो देखिए 23 नवंबर को हमारे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले निश्चित तौर पर केदारनाथ की जो विधानसभा है, केदारनाथ की जो रणभूमि है, वो निश्चित तौर पर कई दिलचस्प मोड़ लेगी और जिसकी परिणति 23 नवंबर को होगी। जीएसटी बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी अरुण जी इस पर आगे बातचीत करेंगे विस्तार से, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और बात करें अब चुनाव के लिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए, साथ ही साथ यूकेडी भी मैदान में है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं। साथ ही साथ यूकेडी भी मैदान में है और दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि जनता किसको चुनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो केदारनाथ के मुद्दे हैं, एक और जहां विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अपने कार्य गिनाए जा रहे हैं। यूकेडी भी कहीं ना कहीं उस पर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, बहुत सारे आरोप जो है वो विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए हैं और मैं आपसे आशा करती हूं कि विकास कार्य ना गिनाकर उन सवालों के जवाब दीजिए जिन पर लगातार आपको कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। साथ ही साथ मीनाक्षी जी ने कहा कि जब भी हम बात करते हैं केदारनाथ उपचुनाव की तो हम सिर्फ केदारनाथ मंदिर तक ही सीमित रह जाते हैं, उसके इर्द गिर्द ही बात होती है। उनके आसपास जो गांव है या उनके आसपास जो जगह है जहां पर विकास नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर उनको लेकर, उन जगहों को लेकर बातचीत नहीं की जाती। गरीब आशीष जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये केदारनाथ में जो पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के जो कार्य हुए हैं, जो कि 2013 में जब आपदा हुई थी उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार द्वारा किए जाने थे, उन्होंने तो वहां पर एक भी पत्थर रखने का काम नहीं किया। अब जब वहां पर भव्य रूप में केदारपुरी सजी है, वहां पर लगातार हर वर्ष ये धर्मानुरागियों का जो आंकड़ा है वो उस आंकड़े का कीर्तिमान बनाता जा रहा है, हर पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त होते हुए देख रहा है। तो जब इस प्रकार से वहां की गतिविधियों में, वहां के लोगों के आर्थिक विकास में, लोगों की आर्थिक समृद्धि में मजबूती आई है, तो इन लोगों को ये इस तरह जब केदारनाथ के स्वरूप की बात होती है तो ये घबरा जाते हैं। वास्तविकता इसीलिए कहते हैं कि इस चीज पे केदारनाथ का जो विकास हुआ है, जो वहां पर जिस प्रकार से जो कांग्रेस को उस समय वो अपने कालखंड में करना चाहिए था, जब उनकी सरकार थी, राज्य का नैतिक दायित्व था उस समय कांग्रेस की सरकार दायित्व था, तो किसी भी प्रकार से कोई काम करने का काम, हमने उस दायित्व का निर्वहन किया। केंद्र सरकार ने बढ़ चढ़ के उसमें हमारा साथ दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ चढ़ के। अब जब इतना विकास हो गया है, इस चर्चा से भी घबराते हैं। जब तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने टिकट पहले घोषित कर दिया है, बीजेपी डरी हुई थी। अरे मान्यवर जी, पूरे इस समय उपचुनाव हो रहे हो या राज्य के जो मेन चुनाव है उसके लिए तो हमने सभी जगह कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अपने यहाँ देख लीजिए, झारखंड की स्थिति देख लीजिए, कभी वहां पर आपके मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत सरकार के साथ होते थे महाराष्ट्र में, आज जितनी सीटें मिल रही हैं उतनी भी सीटें नहीं मिल रही है। हमने तो एक ही झटके में सभी राज्यों में जहां जहां घोषणा करनी थी एक कर दी। और बात यशी जी कैबिनेट की रही कि हमारे मंत्री जी वहां पर चुनाव के चुनावी समर है उसमें भी जा रहे हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री तो हमेशा जाते हैं। मगर ये विषय एक और मैं बता देना चाहता हूं, जो लॉजिकल है, जब बात करते हो तो लॉजिक पे करनी चाहिए। जिसकी सरकार होगी उसी के तो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे यशी जी, इसमें तो किसी प्रकार की दो राय नहीं है। अब जिसके कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो जाएंगे। अब नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य जी, तो वो वहां क्या कर रहे हैं? उनके पास भी तो संवैधानिक पद है, वो क्या कर रहे हैं वहां पे जाके? उनका तो वहां से कोई सरोकार नहीं है, उनकी तो विधानसभा तक नहीं लगती, कहीं दूर दूर तक वहां तक उत्तर और पश्चिम का हिसाब किताब हो गया उनकी विधानसभा का, और करण मेहरा का भी हिसाब किताब अलग हो गया। इसलिए मैं कहता हूं जो लॉजिकल फैक्ट
होते हैं, लॉजिकल बातों पे आया करो, तब बात किया करिए। जब हमारी सरकार है तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। जब आपकी कभी सरकार में, तो लगता नहीं कि दूर दूर तक आपको उत्तराखंड में यहाँ की जनता नहीं देखेगी जिस प्रकार। नहीं, सवाल ये नहीं है कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं, सवाल ये है कि अब आपके कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं। अभी तक आपके मिनिस्टर्स नहीं जा रहे थे, अभी तक कोई नहीं देख रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब आपके मिनिस्टर्स जा रहे हैं, ये सवाल है। ये सवाल नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जा रहे हैं उनके नहीं है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। हाँ, मैं आपको यशी जी, जितना कैबिनेट होता है, कैबिनेट का माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे यमुनोत्री के कपाट हो, चाहे गंगोत्री के कपाट हो, चाहे बाबा केदार के हो, चाहे बद्री विशाल के हो, चाहे खुलने का समय हो, चाहे बंद होने का, कपाट के बंद होने का समय हो, हमारा कोई ना कोई मंत्री वहां पर होता है या मुख्यमंत्री जी वहां पर होते हैं। आप एक बार बता दीजिए कि कांग्रेस के किसी मंत्री की तस्वीर दिखा दीजिए, किसी मुख्यमंत्री इनके भी रहे उनकी तस्वीर दिखा दीजिए। हमने उत्तराखंड में जो देवभूमि है, जिसको देवभूमि बोला जाता है, उसके अस्तित्व को और उसके गौरव को कैसे और मजबूत किया जाए, वो हमने काम किया। कांग्रेस बता दे कि केदारनाथ में जब आपदा आई थी कि एक भी पत्थर रखने का काम किया। केदारनाथ में पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के जो कार्य होने चाहिए थे, जो वो बता दीजिए एक भी काम किया। उस समय जो उस वैली में रहने वाले हो, बात केदारनाथ की नहीं आती है। जब ये यात्रा शुरू होती है, चाहे केरल से शुरू होती होगी और चार धाम के जिन जिन कोने में पहुंचती होगी, वो लोगों को लाभ होता है उस यात्रा से। उस केदार घाटी में ये बड़ी शंका पैदा हो गई थी कि हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, क्या दोबारा से उसको मजबूती मिल पाएगी। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से कार्य होने चाहिए थे, उन कार्यों को गति दी। एक इन्होंने महिला अपराध की बात करी यशी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो इनको इतना ही कहना चाहूंगा, पहले महिला अपराध अपनी पार्टी के अंदर कम कर लीजिए। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को, जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे राधिका खेड़ा हो, इनके अपराधों से जब सुनवाई पार्टी के उच्च स्तर पर तक नहीं हुई, तब उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा। पहले अपनी पार्टी के अंदर का अपराध कम कर लीजिए। बाकी तो इनकी राज्य सरकारों में क्या क्या नहीं हुआ वो सबको पता है। अशोक गहलोत की सरकार क्यों गई, और जहां तक इन्होंने आर्थिक मामलों की बात करी उत्तराखंड की 7 वर्षों की। गिरिराज जी जवाब दीजिए। प्रकाशित हो चुकी है, चाहे भारत सरकार ने, चाहे उत्तराखंड की वो स्वतंत्र रिपोर्ट है। सतवीर जी थोड़ा रुक जाएंगे। गिरिराज जी, जो राज्य हमको सौंपा था, सतवीर जी रुकेंगे प्लीज। क्या जीएसडीपी हमारा रुक जाइए सतवीर जी, एक सेकंड। गिरिराज जी, सतवीर जी ब्रेक लगाइए, थोड़ा सा रुकिए। का काम किया ये कांग्रेस जो सत्यवीर जी को म्यूट करिए जरा। सत्यवीर जी रुक जाइए जरा, और लोगों को मौका दीजिए। पैनल पे और सारे लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल कंगाल होते जा रहे हैं। गिरिराज जी, जी मैं सुन रहा था अभी सत्यवीर जी को। अब इनकी अगर बातों का जवाब देने पे अगर हम लोग आए, निश्चित रूप से महिला अपराध के क्षेत्र में जो बात बार बार रखी है, मैं स्वयं भी रख रहा था। 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे लेके आ गई सरकार इस राज्य को। बलात्कार जितने भी हो रहे हैं, अंकिता भंडारी से लेकर सल्ट तक, और एक जो अभी लाल कुआं का था जिसमें इनका मंडी का एक दुग्ध संघ का अध्यक्ष उसमें है, रुक जाइए सत्यवीर जी, इन पे कहीं कोई कार्यवाही नहीं। यशी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। यशी जी, आज भाजपा केदारनाथ चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना चुकी। निश्चित रूप से साम दाम दंड भेद, 2 बाय इलेक्शन जो अभी कांग्रेस पार्टी जीती है, बद्रीनाथ जी और बंगलौर, प्रतिष्ठा का सवाल तो आपने भी बना रखा है ना देने के, बीजेपी के लिए आपने ही नारा दिया था। इनका पूरा 2 बाय इलेक्शन जो कांग्रेस पार्टी जीती, निश्चित रूप विधायक था, शासित थे लोग प्रदेश में, और साथ में पूरा शराब तंत्र, पूरा पैसा तंत्र, पूरा कार्य अमला इनका काम कर रहा था दोनों विधानसभा क्षेत्रों में। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जीत के आई। निश्चित रूप से अगर आप यशी जी अगर इस बात को लेके एनालिसिस करें तो किस तरफ इशारा जा रहा है, शुद्ध है इनसे जनमानस उत्तराखंड का। निश्चित रूप से झूठ प्लस छद्म प्लस छल इक्वल टू भाजपा अगर मैं कहता हूं तो इसी वजह से कहता हूं कि निश्चित रूप से ये लोग अपने जनमानस के बीच में, भाजपा जो शासित है 7 वर्षों में, इमोशनली और सेंटिमेंट्स के साथ कभी शामिल नहीं हुई, भावनात्मक तरीके से कभी शामिल नहीं हुई, कभी जन सरोकारों से, वाकई उस गरीब ग्रामीण से जो आखिरी पायदान का ग्रामीण है, जिसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए था, अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए थी, हेल्थ फैसिलिटीज, वहां तक
ये सारी फैसिलिटीज देने में नाकामयाब रहे, वंचित है आज भी वो आखिरी पायदान का ग्रामीण। आज ये सवाल बनते हैं तो सरकार से बनते हैं। सरकार को अगर कांग्रेस पार्टी डरी मुद्रा में बन रही है, भयभीत बता रही है, तो उसके पीछे कारण ये चलिए गिरिराज जी, मुझे बलात्कार ये में बताइए, लगातार जो यात्रा करण महाराज जी ने निकाली थी, या ये जो आपके यहाँ भी भीतरी द्वंद्व चल रहा है, ये जो द्वंद्व है, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव में? और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस हमेशा इतिहास गवा रहा है, वो खासकर उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य से बात कर लें या कहीं और राज्य के परिप्रेक्ष्य से भी बात कर लें, तो भी इतिहास रहा है जहां जहां कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हुई है, अंदरूनी कलह का शिकार हुई है, वहां वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। और अभी जो करण महाराज जी और गणेश गोदियाल जी के बीच में जो भी चल रहा था, क्या इसका असर नहीं देखने को मिलेगा? बीजेपी को तो कोसते रहिएगा, लेकिन थोड़ा अंदर भी देख लीजिए क्या चल रहा है। यशी जी मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में हो रहे। गोदियाल जी की, आप गणेश गोदियाल जी की बात कर रहे हैं, करण महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से नेतृत्व महाराज जी का होगा। ये टॉप लीडर पर्यवेक्षक 2 बार बदले, टॉप सुनिएगा, टॉप जो बदले नहीं गए सत्यवीर जी, आपकी ये बदले नहीं गए, 4 पर्यवेक्षक थे, सुन लीजिएगा। आप जो है कभी अगर कोई बात तभी तो रखते बदबोल हैं, डाले। अरे अपने कुनबे को देखो यार, स्थितियां जो आपने बना रखी है प्रदेश की सत्यवीर जी, हमारे यहाँ आज तो ठीक है जनमानस मान्यवर समझ जी। चुका है। अरे भाई आज प्रेस गिरिराज कॉन्फ्रेंस हमने नहीं गिरिराज करी जी है। कहीं और मत जाइए। गिरिराज जी पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। और सत्यवीर जी प्लीज में हुई है, जम्मू इंटरप्ट कश्मीर में मत हुई करिए, है। जिनको रोकिए ना, इंटरप्ट मत इनको करिए रोकिए, सत्यवीर जी, ये बीच में इंटरप्ट ना मत बोले। करिए। गिरिराज जी आज मेरे निश्चित सवाल रूप पर, से- मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरा सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। जमानत जब्त इस पार्टी की होने वाली है तो उसके मूल में जो कारण है, ये आज तक जो जनता वहां वास कर रही है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में, उनके साथ किसी इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ शामिल नहीं हुई है। अगर वो गरीब ग्रामीण का थोड़ा अगर अंतर द्वंद और कलह पर बात कर लीजिए, रुक जाइए जरा। मैंने जो सवाल अगर वहाँ पूछे मुझे पंडित उसका हुए- जवाब दीजिए ना, पहले मैं उसका जवाब मैं लूंगी। नाराज है। मुझे नहीं जानना है बीजेपी में क्या चल रहा है। यशी जी आज सुनिएगा, आज अगर एक शंकराचार्य एक बात उठाते हैं स्वर्ण सोना चोरी पे, अरे अगर अभी सर गुप्तेश्वरानंद जी ने एक सवाल उठाया, गिरिराज जी, सुनना- शंकराचार्य जी जो बात उठाते हैं उस पर मैं बाद में बात करूंगी। ये पहले सवाल- आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैं पूछ रही हूँ। पीठ भी एक शंकराचार्य अंदरूनी जी ने कलह पर 2 शब्द कह दीजिए। चोरी में देखिए यशी गोल गोल जी। मत घुमाइए, मैं स्टिक रहूंगी इसी सवाल पर जब तक आप तो जवाब निश्चित नहीं दे रूप से- देंगे। नहीं जवाब दीजिए। जी यशी जी सवाल नहीं सुन पाया, मैं बोलिए। उतनी देर से आपसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ, अंतर कलह जो चल रही है उस पर 2 शब्द कह दीजिए ना सर। कोई अंतर कलह यशी जी, कोई अंतर कलह कहने पूरी से थोड़ी ना लीडरशिप होता है साथ में, सर। अगर छोटी मोटी कोई बात अगर होती भी है, सुन लीजिएगा, अगर छोटी मोटी कोई बात होती भी है, आपको एक मंच पे करण महाराज जी, गणेश गोदियाल जी आपको नजर आए होंगे, यशपाल आर्य जी नजर आए होंगे। जब टिकट फाइनल होता है तो लगभग उससे कुछ घंटे पूर्व मनोज रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आउट करते हैं, जिनके आसपास करण महाराज जी भी है, गोदियाल जी भी है, सारी लीडरशिप साथ में है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ स्तर पे जो है ऊर्जावान है, ऊर्जा को लिए हुए है। निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो सुखद है कांग्रेस पार्टी के लिए, विजय सूरी की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। और भाजपा इस बात को निश्चित रूप से समझ ले कि आपकी जमानत जब्त होने वाली है, उसके मूल में जो कारण है, जो आपने जनता को क्षुब्ध किया, जो जनमानस को कष्ट दिया ठीक है। उत्तराखंड के, और उसमें बस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र को खासकर निश्चित रूप से जो अवहेलना हुई है वहां पे, चाहे छोटे व्यवसायी की हो, पंडा पुरोहितों की, उनकी नाराजगी तो आपने भी देखी होगी। वो आंदोलनरत थे जब इनके कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धर्मस्व मंत्री वहां पहुंचते हैं, नारे लगाए गए उनके विरुद्ध, उनके विरोध में। और आज अगर ये बात रखी जा रही है यशी जी कि 5 कैबिनेट मंत्री 5 मंडलों में 5 पॉकेट्स में उनका होना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि कितनी डरी हुई मुद्रा में भाजपा है, चलिए कितनी ठीक है, भयभीत इस समय रुक भाजपा है। जाइए। मीनाक्षी जी मेरा सवाल, ये यूकेडी निश्चित रूप से जीत की में, तरफ नहीं जा- यूकेडी को 1 सेकंड रुक जाए। यूकेडी में जो अविश्वास की कमी जनता के बीच में है यूकेडी को लेकर, वो समय समय पर देखिए हमने देखा है, अभी हाल ही में चुनाव हुए, उसके जो रिजल्ट्स आए वो कितने शर्मनाक रहे, मैं नहीं चाहती उसका जिक्र करना। लेकिन अब चूंकि यूकेडी धरातल पर है, यूकेडी अब चुनाव लड़ रही है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ जनता के बीच में जाकर विश्वास कैसे जगाएंगे, क्योंकि यूकेडी को लेकर कहीं ना कहीं अविश्वास है, ये नजर आता है।
उनको ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। कई बार होता है कि हम बात करते हैं, अब उत्तराखंड में बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, क्योंकि तीसरा विकल्प हम देख ही नहीं पा रहे हैं यूकेडी को, या जनता नहीं देख पा रही है उसे। देखिए यशी जी, दरअसल ये बात ये है कि यूकेडी पे अविश्वास नहीं बढ़ा है लोगों का, बल्कि ये राष्ट्रीय दलों पे थोड़ा ज्यादा विश्वास जनता ने 24 वर्षों में कर लिया था। और आप देखेंगे कि लगातार जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनमें यूकेडी हमेशा मुखर रही है। और ये अलग बात है कि जैसा मैंने बताया कि ये नेशनल जो पार्टीज हैं इसका इनके जो एजेंडाज हैं वो जो चुनाव के टाइम पे इमिडिएटली ये लोग लेके आते हैं उस पे थोड़ा सा जनता ने ज्यादा भरोसा किया। लेकिन आज जनता ने देखा कि इन पे भरोसा करने के कारण जो स्थिति आज पहाड़ों की हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए क्षेत्रीय दलों को ही आगे जो सपोर्ट करना पड़ेगा लोगों को। और क्षेत्रीय दल को अगर नकारा गया तो आप जितनी भी नेगेटिव बातें आप सोचिए कि क्षेत्रीय दल के लिए कही गई, उसका ये जो नेशनल पार्टीज जो है इन्होंने जो कर्म किए हैं उसका तो 1% भी क्षेत्रीय दल ने नहीं किया। तो हम तो फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ की जनता फिर भी कांग्रेस और भाजपा को जिता रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो मुद्दों की बात होती है, क्षेत्रीय दल अगर लड़ रहा है तो वो मुद्दे जीवित हैं। और क्षेत्रीय दल हमेशा से देखिए, हमने चाहे हमारे पास संसाधनों की कमी रही हो, धनबल की कमी रही हो, लेकिन फिर भी हमने क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो जिंदा रखने के लिए हमने हमेशा अपना पार्टी कैंडिडेट वहां पे खड़ा किया है। और देखिए इस बार भी जो मीनाक्षी जी 2000 से लेकर 2024 तक जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ही हैं, उनको जिंदा रखना बड़ी बात नहीं है, उन पर अमल नहीं हो रहा है, ये ज्यादा बड़ी समस्या है लोगों के लिए। वो अमल करने के लिए हम भाजपा और कांग्रेस को चुन रहे हैं ना। अगर वो उन पे अमल करवाना है तो हम भाजपा कांग्रेस को चुन रहे हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस उस पर नहीं कर रही है काम। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कैंडिडेट अच्छे होते हैं, लेकिन नेशनल पार्टीज के लिए हम ये जो उत्तराखंड का जो पहाड़ है वो कोई वैल्यू नहीं करता है, जिस कारण अभी आप देखेंगे केदारनाथ में जितना भी पुनर्निर्माण हुआ उसमें आप देखिए कि जो लोकल लोग हैं उनको ठीक है पुनर्निर्माण हुआ, सड़क जो है चौड़ी करने के लिए वहां के लोगों को बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी। लगातार वहां पे जो भूस्खलन की समस्याएं बढ़ी हैं, बादल फटने की जो समस्याएं बढ़ी हैं, वो वहां का मूल निवासी झेल रहा है। लेकिन चलिए वो भी झेल ली, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने सोचा कि चलिए अब जो तीर्थ यात्री हैं उनकी संख्या बढ़ी है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, आर्थिक जो स्थिति है वो सुधरेगी। तो वो लोग जो है अपना व्यवसाय जमाने के लिए उन जगहों पर जाते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां पे उनको अपना व्यवसाय जमाने के लिए जमीन खरीदना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहाड़ के पहाड़ बड़े बड़े भूमाफियाओं ने खरीद लिए हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट जो हैं वो बाहर के लोगों के बन चुके हैं। तो वहां के जो मूल निवासी हैं जो खुश हो रहे हैं कि वहां पे डेवलपमेंट हो गया है, वहां पे सड़कें चौड़ी हो गई हैं, वहां पे तीर्थ यात्री आ रहे हैं, लेकिन उसका फायदा मूल निवासियों को रत्ती भर भी नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप जीडीपी की बात कर रहे हैं ना, तो जीडीपी तो आप ऑल ओवर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वही पहाड़ी जिलों का हम प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं तो वो कम होती चली जा रही है। रुद्रप्रयाग जैसे शहर की आप देखेंगे वहां पे 1 लाख से भी नीचे प्रति व्यक्ति आए हैं। तो जो स्थितियां हैं जो खराब हुई हैं वो इन नेशनल पार्टीज को सेलेक्ट करके खराब हुई हैं। तो आज भी हम देखें पूरे जिस तरह से हम लोग पूरी उम्मीद के साथ जनता के सामने रहते हैं, पूरी जो हमारे मुद्दे हैं मुखरता के साथ उन मुद्दों पे बात करते हैं, तो आज भी हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखिए ये तो जनता को समझना पड़ेगा ना, जनता को समझना पड़ेगा कि 24 वर्षों से आप जिन पे भरोसा कर रहे हैं, क्या उन्होंने आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ किया? क्या वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको सुधारने के लिए कुछ किया? यदि नहीं किया तो इन मुद्दों को वोट का मुद्दा बनाना पड़ेगा, इसको वोट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग वोट में इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक सड़क पे संघर्ष का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए इसको वोटिंग का वो बनाना पड़ेगा। और जब तक आप सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, और सत्ता परिवर्तन नेशनल पार्टीज में नहीं, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं कि चलिए यहाँ पे अभी सत्ता यहाँ पे है तो विधायक उठ के वहां चला जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ सत्ता में रहना यहाँ पे लोगों का मेन एम है। तो इसलिए क्षेत्रीय दल को करना पड़ेगा इस बार सेलेक्ट, और तभी जाके कुछ यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पे काम हो पाएगा। अरुण जी, हम चर्चा जब कर रहे थे इससे पहले डिबेट्स में, तो हम बात कर रहे थे सिंपैथी वोट की। मुझे लगता है वो सिंपैथी वोट तो गया। अब अगर
तो राजनीतिक दल और यूकेडी ने तो अपनी बात क्लियर कर दी, लेकिन अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो इनके पास क्या रह जाता है? ये किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे? वो तो विकास विकास कर रहे हैं, इनके पास अभी हाल ही के मुद्दे हैं सोना चोरी और जिस तरीके से क्यूआर कोड का मामला या फिर जो शिला की बात ये करते आए। क्या महज बस इतने ही मुद्दे हैं केदारनाथ के? अनम्यूट कीजिएगा अरुण जी। यशी केदारनाथ 2013 के बाद बदल गया है। हाँ, अगर वहां कोई गया हो तो वो देखता है कि पहले वो केदारनाथ की जो संकरी गलियां थी और उन गलियों में ही चाय पानी के खोखे होटल होते थे, अब वो बदल गए। अब वो 150 फीट चौड़ी सड़क है हेलीपैड से लेके और मंदिर तक, और दूर से मंदिर दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, निश्चित तौर पर केदारनाथ में 2014 के बाद बहुत तेजी से काम हुए और बहुत शानदार काम हुए, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। लेकिन उसके बावजूद 17 में मनोज रावत का जीतना निश्चित तौर पर वहां के लोगों की नाराजगी के कारण हुआ है। दूसरी चीज, आप ये देखिए कि निश्चित तौर पर काम हुआ, और हाल में शैला रानी रावत के निधन के बाद मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5 या 6 बार, कभी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कभी वहां जाकर टच कर चुके हैं केदारनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी को, और लगातार एक के बाद एक घोषणाएं भी की है। लगभग 180 घोषणाएं उन्होंने की भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बीच में तो चुनाव में जाने के लिए ये मुद्दे हैं काफी, लेकिन कांग्रेस भी वहां के लोगों की जो नाराजगी, जिनके घर टूटे, जिनके रोजगार छिन गए, वो तमाम चीजें हैं, या केदारनाथ को छोड़ के बाकी क्षेत्र जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो अविकसित रहा। जैसे जब मैं पिछली बार गया तो फाटा के पास, फाटा से पहले सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त थी क्योंकि वो बन रही थी, तो वो खोद डाली गई ऑल वेदर के लिए, तो वहां गाड़ियां बड़ी मुश्किल से निकल पा रही थी। और इस साल भी आपदा आई है, इस साल भी आपदा ने बहुत से लोगों को बहुत से जख्म दिए। अब वो जख्म सरकार ने कितने भरे या कितने अधूरे रह गए, ये चीजें चुनाव के दिन सामने आती है, क्योंकि उत्तराखंड का जो जनमानस वो साइलेंट किलर का काम करता है। यहां जनता मन में रख लेती है बात को, और जब वो ईवीएम का बटन दबाने की बात आएगी, उस टाइम उसके मन की भावना उस बटन के ऊपर प्रहार करेगी। तो ये स्थिति है। कांग्रेस के पास भी मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास भी मुद्दे हैं, और यूकेडी के पास भी मुद्दे हैं। लेकिन जैसा आपने थोड़ी देर पहले बोला कि यूकेडी कहीं ना कहीं वो विश्वास जगाने में लगातार असफल रही है कि वो उत्तराखंड की लड़ाई का अगुवा योद्धा था, और उत्तराखंड के लोगों के हक हुकूक के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो उसके परिणाम धरातल पे आए हैं। वो ऐसा विश्वास जगाने में लगातार असफल रही है, और इसीलिए हुआ है कि उनका वोट प्रतिशत लगातार कम होता गया, यहां तक कि उनका चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया। तो आज तो वो बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव मैदान में है। तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अब आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होती जाएगी, क्योंकि रुद्रप्रयाग से जब हम केदारनाथ की तरफ जाते हैं तो गुप्तकाशी वाली सड़क, और दूसरा अगर हम वापिस आ जाए कुंड से, और कुंड से लेके चोपता तक चले जाएं, तो केवल इन दोनों ही सड़कों के दोनों तरफ केदारनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 90,000 वोटर हैं, जिसमें से महिलाएं ज्यादा हैं, और भाजपा ने महिलाओं को ही मैदान में उतारा है। तो इसका कितना लाभ होगा, कितना हानि असर होगा, ये देखना होगा। गिरिराज जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। यशवी जी, अरुण जी वाकई बड़ी छनी हुई बातें करते हैं, उनका एनालिसिस बड़ा ब्रॉड होता है। एक चीज में रखूंगा यशी जी, भाजपा का इतिहास ये रहा है
कि अभी इंफ्रा की बात अरुण जी ने रखी केदारनाथ जी, निश्चित रूप से जो लोग जमींदोज हुए, चाहे पंडा पुरोहित हो, चाहे वो छोटे से छोटा व्यवसायी हो, भाजपा यशी जी रिहेबिलिटेशन की तरफ नहीं जाती है, पुनर्वास की तरफ नहीं जाती है। उस गरीब से, उस मिडिल क्लास से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। अरुण जी की जो बात, जितनी छनी हुई बातें थी, वो वाकई इस तरफ इशारा कर रही थी कि ये लोग कभी भी उस व्यक्ति के लिए, वाकई जिसको जमींदोज से करते हैं इंफ्रा के नाम पे, उसके लिए इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई रणनीति। चलिए, जनता इसको कैसे देखते देखिए गिरिराज जी, ये देखना होगा। आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए सभी का। और देवभूमि के दंगल में बात करें केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, साथ ही साथ यूकेडी भी मैदान में है। हालांकि जनता किस पर विश्वास करती है देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।